Hey everyone, as you all know, I'm Sahil Singh Chauhan, and this is another day, another project, another model. So, this is the task 2 given to me by Prodigy Infotech during my internship as an ML intern. So, in this task 2, well, first of all, let me set myself aside for the ease and let me make myself a little bit smaller. So yes, the task I was provided today was a mall customer segmentation data. And the task that I have to do was to make separate groups according to the customer expenditure and their annual income. So the data set is about where if you are a mall owner and you're in your mall, many people arrive there. लेट मी स्विच टू हिंदी इट्स मोर कंफर्टेबल सो या आप एक मॉल के ओनर है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आपको उन लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल इनकम और वो आपके यहाँ कितना ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमें ग्रुप पे बांटना है तो ये एक क्लस्टरिंग प्रॉब्लम है क्लस्टरिंग प्रॉब्लम यानी कि ग्रुप्स क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम और जो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम होती है ये आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर सो बेसिकली मशीन लर्निंग में दो टाइप की लर्निंग होती है एक होती है सुपरवाइज्ड एक होती है अनसुपरवाइज्ड अब इससे पहले हमने रिग्रेशन मॉडल पे काम किया है और जो रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा होता है और एक टेस्टिंग डेटा होता है और जो चीज़ हमें प्रेडिक्ट करनी होती है वो ट्रेनिंग डेटा में ऑलरेडी हमें गिवन होती है जिससे ट्रेन होके मॉडल बेटर प्रेडिक्ट कर पाता है बट जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है इसमें हमारे पास कोई भी ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा जैसा कुछ भी नहीं होता इसमें मशीन जो है वो अपने हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स देख के अपने आप चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने लग जाती है और इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग क्लस्टर कहते हैं सो या नाउ इफ यू मूव ऑन तो हमें इसमें भी वही करना है और जो क्लस्टरिंग टेक्निक हम इसमें यूज करेंगे वो होगी क्लेम के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम सो यस गाइस तो दैट वाज ऑल फॉर द बिगिनिंग एंड एज फॉर नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जो बेसिक्स होते हैं वो बेसिक सेम ही रहेंगे इसमें ओके लाइक import pandas matplotlib seaborn numpy अब इस वाले में seaborn का कुछ काम है नहीं ऐसा यूजुअल सा पर हम फिर भी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि बेसिक्स हैं ये सब फिर हमारे पास जो CSV फाइल होगी हम उसको अपने एक डेटा फ्रेम में डाल लेंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे डेटा दिया है और फिर हम उसका हेड चेक करेंगे शेप चेक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास सिर्फ 5 चीजें हैं एक कस्टमर आईडी जेंडर एज एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं है यानी कि इसमें हमें फीचर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें बाकी सारी वैल्यूज जो है वो आपकी इंटीजर वैल्यूज है सिवाय जेंडर के वो आपकी ऑब्जेक्ट यानी कैटेगोरिकल वैल्यू है बट अब हमें ये देखना है कि इसमें से हमारे ऐसे कौन सी फीचर्स है जो हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है नाउ इसमें हमारे लिए जो फीचर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम एक मॉल के ओनर है और हमें बताना है कि कौन कौन कितना ज्यादा स्पेंड करता है और किसकी कितनी एनुअल इनकम है उस हिसाब से हमें ग्रुप बनाना है नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग ओके कि हमें ये पहले से बता रखा है कि हमें एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर के हिसाब से ही ग्रुप्स बनाने हैं नाउ ये जो चीजें होती हैं तब काम आती है जब आप किसी बड़ी एमएनसी या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं और वहां पे आपको अपने जो आपके कस्टमर हैं उनका ग्रुप चाहिए कि कौन से ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा वो रहेगा और हमारे पास वैसे कस्टमर्स कितने हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं कस्टमर आईडी की तो बेटा मैंने वो रन कर दिया क्योंकि फिर ऐसे में एक बार अगर पहले रन कर दिया तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आती है जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड आई विल कट दिस सेगमेंट आउट डोंट वरी एंड यस नाउ वी आर बैक अगेन सो जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे लिए एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर है बट कई अगर आप ऐसी कंपनी से बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट है यानी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वुमेन पे ज्यादा फोकस करता है तो हमें उस वुमेन वाला जो हमारा फीचर है वो भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है बट एज अ मॉल ओनर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कस्टमर का जेंडर क्या है या फिर उसकी एज क्या है बट वहीं अगर ये कोई टॉय प्रोडक्ट होता तो या फिर आपका कोई एज सेंट्रिक प्रोडक्ट होता तो आपके लिए एज भी एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता सो नाउ नोइंग दैट वी विल मूव फॉरवर्ड सो सबसे पहले हमारे लिए सिर्फ दो फीचर इंपॉर्टेंट है तो हम उन दोनों फीचर को अलग करके उनको एक एरे में डाल दिया और उस एरे का नाम हमने एक्स रख दिया नाउ हमारे उस एरे में सारे के सारे एनुअल इनकम और स्पेंडिंग स्कोर के फीचर्स हैं नाउ अब हमने के मीन्स एल्गोरिदम को इंपोर्ट कर दिया तो अब मैं थोड़ा सा आपको के मीन्स एल्गोरिदम के बारे में बता देता हूँ उसके लिए these are my personal notes so okay now k means clustering algorithm क्या होता है कि ये जो है ये आपके उसको अलग अलग
क्लस्टर्स में बांट देता है और हर एक क्लस्टर का एक सेंट्रॉइड होता है, यानी कि जो उस क्लस्टर का मिडिल एलिमेंट है। और जो सेंटर होता है उस क्लस्टर का वो हम ले लेते हैं पहली रो। यानी कि अगर आप इस वाले डेटा में देखेंगे तो आप इसका क्लस्टर का मान सकते हैं कि 15 और 39 आपके पहले क्लस्टर का सेंट्रॉइड हो गया, और 15 और 81 आपके दूसरे क्लस्टर का सेंट्रॉइड हो गया। नाउ आपके पास दो क्लस्टर हैं और उसके दो सेंट्रॉइड आपके पास है। तो इसमें आप यूज करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, जिससे कि आप कैलकुलेट करते हैं कि आपका सेंट्रॉइड और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, जो दूसरा पॉइंट है आपके पास। सो सबसे और इक्विडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसको पूरा, और जिसमें से एक्स सी जो है वो आपका सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है एक्स के लिए, और एक्स जीरो जो है वो आपका जो थर्ड रो में आपका एक्स का पॉइंट होगा वो है। और इससे आप इक्विडियन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ ऐसा ही हम सेम उसके लिए भी करते हैं, K2 के लिए भी करते हैं। एंड वी गो ऑन फर्दर एंड फर्दर। तो जिससे हमारे पास ये जो वैल्यूज आती हैं, तो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आती है, और यहाँ पे हम जो सेंट्रॉइड होता है उसको बार बार चेंज करते रहते हैं। यानी कि जैसे ही आपने एक न्यू वैल्यू डाली, आपके पास एक नई एक्स की वैल्यू आई। तो नाउ अगर आपकी जो एक्स की जो अब आपकी जो वैल्यू आई है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे 15 और 39 है और 15 और 81 है, ये आपका फर्स्ट वाले का सेंट्रॉइड है, ये आपका सेकंड वाले का सेंट्रॉइड है ना। अगर आप इसे 16 और 6 से करेंगे और आपकी जो वैल्यू आई है, मान लीजिए आपकी जो 16 वाली जो वैल्यू आई है और जो 6 वाली जो वैल्यू आई, अगर वो 15 और 39 से कम है तो फिर वो आपके वो क्लस्टर वन में चली जाएंगी, अगर ज्यादा होगी तो वो आपके क्लस्टर टू में चली जाएंगी। नाउ आई नो कि मैं ये थोड़ा डिटेल में आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा समझाने की प्रॉब्लम है। बट आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, आपको थोड़ा डिटेल में ज्यादा पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने क्लस्टर, कितने ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्बो मेथड। नाउ व्हाट इज एल्बो मेथड? अगर आप एल्बो मेथड के ऊपर जाके देखेंगे तो एल्बो मेथड होता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर बेसिकली। नाउ इसमें जो हमारे पास जितने भी वो पॉइंट्स आए हैं, डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ क्लस्टर, हम उन सबको ऐड करते जाते हैं और उससे हमारा एक ग्राफ टाइप का बनता है ना। उससे जो हमारा ग्राफ बना है उसको, उसमें जो आप देखेंगे कि एक एल्बो की तरह है ना। इसमें आप एल्बो की तरह आपको पता चलेगा कि जहां पे भी हमारा एल्बो मीट हो रहा है, यानी कि एल्बो जो पॉइंट है वही हमारा ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स है। और नाउ इफ यू पुट ऑल द डेटा इन वन क्लस्टर, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने सारा का सारा डेटा एक ही क्लस्टर में डाल दिया तो उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटा तो एक ही ग्रुप के अंदर है। तो फिर हमारे इसमें कुछ फायदा नहीं है। या फिर हमने ऐसा कर दिया कि सारा डेटा हमने सब डेटा के लिए एक सेपरेट क्लस्टर बना दिया, तो इसमें भी हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उनका ग्रुप नहीं बना है, वो सिर्फ सेपरेट है और हर एक ग्रुप में सिर्फ एक ही रो है। ये तो गलत हो जाएगा ना, ये हमारे किसी यूज का नहीं रहेगा डेटा। तो इसीलिए हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर निकालना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अपनी मर्जी से कोई सा भी नहीं रख सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द कोड, सबसे पहले हम वही करेंगे VCSS, यानी कि उनका जो सम होता है, स्क्वायर्ड मीन स्क्वायर्ड एरर, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का, वो करेंगे। और फिर हमने यहाँ पे लिया है 11। नाउ 11 हमने एज इन चॉइस इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप ज्यादा क्लस्टर्स लेते हैं और लाइक अभी हमने ऑप्टिमल क्लस्टर हमारा 11 नहीं है, बट हमने टोटल टाइम हम लूप चलाएंगे 11 टाइम, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लस्टर हमने 11 रखी है। 11 जो होता है वो हम बेसिक अमाउंट, 11 मतलब कि 10, क्योंकि लूप 10 तक चलेगा, तो 10 हमारा बेसिक अमाउंट इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इस 10 को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देंगे तो एल्बो पॉइंट कहीं खो जाता है, और फिर हमें वो एल्बो पॉइंट पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाएंगे डेटा को, उतना ही आपका ग्राफ जो है वो बहुत ही ज्यादा लीनियर होता जाएगा। सो हम बोला चलाएंगे, अगर आप ये रेड वो देख रहे हो तो ये एरर नहीं है, ये एक फ्यूचर वार्निंग है कि जो इसका नया अपडेट आएगा उसमें वैल्यूज कुछ चेंज हो जाएंगी। सो हमें एक लूप चलाना है, के मीन्स वाला ही चलाना है। इसमें हम देंगे कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे 11 तक, मतलब 10 तक चलेंगे, 1 से लेकर 10 तक। और जो हमारी एल्गोरिथम यूज होगी वो होगी के मीन्स प्लस प्लस की। तो ना हम बेसिक के मीन्स भी यूज कर सकते हैं, पर के मीन्स प्लस प्लस एक एनहेंस्ड एल्गोरिथम है, जो कि हमारा जो कर्व आएगा, हमारा जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट आएगा, और उसमें हमें एल्बो पॉइंट हमारा एक्यूरेटली पता चलेगा। फिर हम इसको फिट करेंगे अपने डेटा को इस मॉडल के अंदर, जो कि है एक्स, यानी कि जिसमें वो दोनों है। और फिर हम इन्हें जोड़ देंगे WCSS.append, यानी कि जो भी आपके जो रिजल्ट्स आते जाएंगे वो WCSS में एक लिस्ट की तरह जुड़ते जाएंगे। नाउ what we will do here is WCSS.
यस, तो जैसे ही आपका ग्राफ बन जाएगा फिर आप प्लॉट करेंगे इसको, तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। नाउ इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास दो वो है, बेसिकली दो एल्बोज है, बट जो मेजर चेंजेस आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। लाइक यहाँ से शिफ्ट होके इतने में मेजर चेंजेस नहीं है, बट यहाँ से शिफ्ट होके अगर आपका ग्राफ पूरा ऐसे लीनियर जा रहा है तो ये बहुत चेंज है। और जैसे कि आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा 5 के ऊपर आ रहा है। और फिर भी अगर आपका डेटा मान लीजिए, इसमें तो आपका डेटा छोटा है, अगर आपका डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा है और फिर आपको उसमें दिक्कत हो रही है ढूंढने में वो वाला पॉइंट, तो उसके लिए आप ये एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हैं, ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो आपका एल्बो पॉइंट ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे कि इसको आप चलाएंगे तो आपको वो भी यही बताएगा कि ऑप्टिमल नंबर जो है आपका क्लस्टर्स का है वो 5 होना चाहिए। तो बेसिक बस हमें यही करना है, हमें फिर उसको मॉडल को फिट करना है उसमें कि हाँ भाई हमारा ये मॉडल है, और फिर हमें करनी है एक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट। इसमें हमें फिर से वार्निंग मिलेगी। नाउ हम आ जाते हैं पीएलटी डॉट स्कैटर। अब हमें जो है अपना बनाना है ग्राफ, की ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, और इसमें हमें हर कस्टमर के लिए एक अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएलटी डॉट स्कैटर एक्स वाई मीन्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो कॉमा जीरो और जीरो कॉमा वन। तो नाउ इस जीरो कॉमा जीरो का मतलब ये है कि जो हमारा जीरो क्लस्टर है उसमें हमारी जो जीरो वैल्यू है वो, और एस जो है वो आप कोई सा भी चुन सकते हैं, ये आपका बेसिकली चार्ट का साइज बताएगा बड़ा छोटा। तो लेट्स रन दिस एंड वी गेट अ क्लस्टर लाइक दिस। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन डिफाइन कि अगर कोई कस्टमर ऐसा है जिसकी एनुअल इनकम कम है मगर उसका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा है, तो वो इस वाले क्लस्टर में फॉल होगा। और जिसमें ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं ये सेंट्रोइड्स है, और जिसके मैंने कहा था सेंट्रोइड जो हर बार चेंज होते जाते हैं कि मीन्स एल्गोरिदम में, तो ये वही चेंज होने वाले सेंट्रोइड्स हैं अलग अलग। सो ऐसा अगर कोई कस्टमर है जिसकी एनुअल इनकम ज्यादा है पर स्पेंडिंग स्कोर कम है, तो वो इस वाले उसमें फॉल करेगा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसमें आप वैसे ही पता कर सकते हैं कि आपने बस डाला कि मान लीजिए किसी का स्पेंडिंग स्कोर है 45 और उसकी अर्निंग जो है वो है 100, तो वो हमारे उसमें कौन से उसमें फॉल करेगा, यानी कि यहाँ पे लिखा है एरे 4, यानी कि वो हमारा फॉल करेगा रेड वाले उसमें, जिसकी अर्निंग भी, जिसकी एनुअल इनकम, वेट अ सेकेंड गाइस, 3 में फॉल करना चाहिए इसे तो, एरे 4, 45 एंड 100। ओके, इसमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा बेसिकली एनुअल इनकम का है, और जो सेकंड कॉलम है वो स्पेंडिंग स्कोर का है, यानी कि इसका स्पेंडिंग स्कोर हाई होगा पर एनुअल इनकम कम होगी, वो हमारा कस्टमर नंबर 4 वाले उसमें पड़ेगा। तो नाउ इफ यू रिवर्स दैट, जो मैं ओरिजिनली करने की कोशिश कर रहा था, ओके 100,45। सो नाउ व्हेन यू रन दैट इज कॉल्ड एरे वन में आएगा। अब एरे वन हमारा कौन सा, ये वाला, यानी कि हमारा जो एनुअल इनकम है वो ज्यादा है पर हमारा स्पेंडिंग स्कोर जो है वो बहुत ही कम है, तो हम यहाँ कहीं पे हमारा कस्टमर फॉल होगा। और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास किस टाइप के कस्टमर जो है वो ज्यादा है। तो हम अगर हमारे को कोई प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च करना है जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारी मार्केट में रीच क्या है, कि जो एक्सपेंसिव चीजें खरीदने वाले लोग हैं उनकी हमारे उसमें अमाउंट क्या है। अगर वो लोग ज्यादा है तो फिर हम ये प्रोडक्ट लाइन पे ला सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें सबसे पहले कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिससे वो हमारे कस्टमर बढ़े जो एक्सपेंसिव चीजें ज्यादा खरीदते हैं, और फिर हमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा। सो यस, दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल प्रोजेक्ट of ML, which basically tells us the use of k-means algorithm, unsupervised learning, clustering, and yes, that's all it tells us about. It also tells us about the famous elbow method. You can see there are also various methods, different methods, but this is the most common method, elbow method, और ये कम डेटा के लिए बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका डेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या फिर बाय चांस आपको दो एल्बो मेथड में दो पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो कि बहुत ही ज्यादा क्लोज है और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो या तो फिर आप ये वाला यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम यूज कर सकते हैं फाइंड एल्बो पॉइंट वाला, या फिर आप दूसरा वो यूज कर सकते हैं, एक होता है सिलेक्ट स्कोर करके एक और होता है, and there are also others. So basically this was my second project. Thank you everyone. Let me come back now. Yes, so thank you everyone, this was my second project. um, that's all from my side. I hope you liked it. Thank you so much.